लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एरे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और उस सिलसिले में हम वहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो थे कि एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, स्टोरेज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। शर्त सिर्फ इतना सा होता है कि ये जो मल्टीपल वैल्यूज होती है वो कैसी होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि जो मेमोरी का लोकेशन होता है एरे में वो कैसा होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। तो ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है, जितनी भी एरे को मेमोरी चाहिए होगी वो एक साथ मिलती है। उसके बाद हमने देखा था कि एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने में जो वक्त लगता है वो हमेशा कैसा लगता है, कांस्टेंट टाइम लगता है, कांस्टेंट टाइम टू एक्सेस एलिमेंट्स। कांस्टेंट टाइम का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी। फिर हमने देखा था वहां पर कि हम एरे के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इजीली इटरेट कर सकते हैं। जब भी लूप चलाने की बात आएगी तो हम एरे के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इजीली इटरेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि एरे के अंदर रैंडम एक्सेस पॉसिबल होता है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट तक पहुंचना है तो आप रैंडमली एलिमेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फिर हमने देखा था कि जो एरे होता है हमारा वो कैसा होता है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होगा, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों, क्योंकि एरे को हमें तभी यूज करना चाहिए जब हमें यह पहले से पता हो कि उस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्टोर करवाने वाले हैं। तो उसी केस में एरे क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल होगा। तो कैसा है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। और आखिरी में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एरे होता है वो अदर डेटा स्ट्रक्चर के लिए किसकी तरह काम करता है, फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो फाउंडेशन फॉर अदर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी अदर जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे आपका स्टैक है, क्यू है, हैश टेबल है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, कुछ केसेस में ट्री है, ठीक है, इन सबको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमको किसका यूज करेंगे, एरे का हम यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एरे हमारे पास कितने तरह का होता है। तो जब भी एरे के टाइप्स की या एरे के डायमेंशन की बात आएगी तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी एरे हमें गिवन है, उस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप कितने सबस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो। सबस्क्रिप्ट का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का आप यूज कर रहे हो। अगर आप एक सबस्क्रिप्ट के पेयर का यूज कर रहे हो तो आप बोलोगे कि वो 1 डायमेंशनल एरे है। और अगर एक से ज्यादा सबस्क्रिप्ट के पेयर का यूज कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे कि वो एरे कैसा है, आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है। अब मल्टी डायमेंशनल में वो आपका 2D भी हो सकता है, वो आपका 3D भी हो सकता है, वो आपका 4D भी हो सकता है। तो लिखा है कि द डायमेंशन ऑफ एरे रेफर टू द नंबर ऑफ इंडाइसेस या सबस्क्रिप्ट रिक्वायर्ड टू एक्सेस एलिमेंट इन द एरे। कि कोई भी एरे है, उस एरे के अंदर कितने सबस्क्रिप्ट आपको चाहिए एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एरे का डायमेंशन बोलेंगे। तो जो एरे का डायमेंशन है वो 1D भी हो सकता है। 1D एरे में जो डायमेंशन होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। मतलब कि जो सबस्क्रिप्ट का जो पेयर होगा वो कितना होगा, 1। अब मल्टी डायमेंशन में 1 से ज्यादा होंगे। अगर आप 2D एरे की बात करो तो 2D एरे में जो पेयर होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। अगर आप 3D की बात करो तो 3D एरे में जो डायमेंशन होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। मतलब 3 सबस्क्रिप्ट के पेयर का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जब अपन एक डायमेंशन होता है तो अपन बोल देते हैं कि हमारे एलिमेंट या तो रो की फॉर्म में अरेंज होंगे या फिर कॉलम की फॉर्म में अरेंज होंगे। जब 2 डायमेंशन एरे होता है तो हम बोल देते हैं कि जो हमारे एलिमेंट है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्मेट में जाएंगे, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जाएंगे, जहां पर रो और कॉलम के कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। जहां पर कई दफा हम ये भी बोलते हैं कि जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरे वाला सबस्क्रिप्ट होता है वो कॉलम को क्या करेगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो तो आप 3D में क्या बोलोगे, ठीक है, रो और कॉलम तो हो गए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अगर 4 डायमेंशन आ जाए तो 5 डायमेंशन आ जाए तो जब भी मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो ध्यान रखना मल्टी डायमेंशनल एरे इज एरे ऑफ एरेज। ठीक है, रो कॉलम जैसा कोई कंसेप्ट इंटरनली होता ही नहीं है। जो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वो वापस से क्या होता है, एरे ही होता है। लेकिन किसका, बहुत सारे एरेज का क्या होता है, एरे होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका 2D एरे होता है, 2D एरे इज कलेक्शन ऑफ 1D एरे, 3D एरे इज कलेक्शन ऑफ 2D एरे, अगेन फिर 2D एरे इज कलेक्शन ऑफ 1D एरे। अगर 4D एरे की बात करोगे तो कलेक्शन ऑफ 3D एरे, 3D एरे इज कलेक्शन ऑफ 2D एरे, 2D एरे इज कलेक्शन ऑफ 1D एरे।
और 1D एरे वो होता है, ठीक है, जहां पर एलिमेंट को या तो आप रो की फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हो या फिर आप उसको कॉलम की फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। आगे वन डायमेंशनल एरे की बात करें तो वन डायमेंशनल एरे आप किसको बोलोगे, अगर आपको किसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है और उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक नाम एक सबस्क्रिप्ट का अगर यूज कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, वन डायमेंशनल एरे। तो आप लिख सकते हो कि द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी stored using one name and one subscript। called 1DL। आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो और लिस्ट ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक तो नाम का यूज किया है और आपने एक किसका यूज किया है, सबस्क्रिप्ट का, तो उसको आप क्या बोलोगे, 1D एरे। ध्यान रखना जब भी बात लिस्ट की आती है तो लिस्ट का मतलब सेम टाइप ही होता है। लिस्ट का मतलब क्या होगा, सेम टाइप ही होगा। अरे आप यूं समझो कि मान लो आपको सामान लाना है, किराने का सामान लाना है, तो आप क्या करते हो, लिस्ट बनाते हो, एक पर्ची बनाते हो। वो जब वो लिस्ट आप बनाते हो तो उस लिस्ट को बनाते टाइम पे आप किराने के सामान दुकान से क्या क्या सामान आने वाला है वही उसमें लिखते हो या दूसरे पे लिख देते हो। तो आपका जवाब होगा ऑफकोर्स किराने की दुकान पे जब अपन पर्ची देंगे तो सिर्फ वही तो सामान उसमें लिख के देंगे जो किराने की दुकान पे मिलता है। अब ऐसा थोड़ी कि वहां पर लिखेंगे कि 4 जोड़ी जूते भी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, किराने की दुकान पे जूते थोड़ी मिलेंगे। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, सेम टाइप ही होता है। ये कंसेप्ट आपको कहाँ काम करेगा, जब आप लिंक लिस्ट को देखोगे ना तो लिंक लिस्ट में भी जो डेटा आता है वो सेम टाइप का ही आता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो लिंक लिस्ट का मतलब, लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं, सेम टाइप के ही आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1D एरे होता है, ठीक है, वो एरे का सबसे क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। और द लिस्ट ऑफ एलिमेंट अरेंज इन, या तो सिंगल रो के अंदर अरेंज करेंगे या फिर इसको सिंगल कॉलम के अंदर अरेंज करेंगे। वो तो सिर्फ प्रिंट करवाते टाइम पे \t लगा दिया तो एक रो में अरेंज हो जाएंगे और \n लगा दिया तो क्या हो जाएंगे, एक कॉलम में अरेंज हो जाएंगे। अब अपन एक बार ये देख लेते हैं कि सी जैसी लैंग्वेज में हम एरे को कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स फॉर क्रिएशन, एरे कैसे क्रिएट किया जाएगा, या 1D एरे डिक्लेरेशन। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाएगा डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद लिखा जाएगा एरे का नेम, और एरे के नेम के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मेंशन की जाएगी, उसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में एरे बनाने का ये सिंटैक्स होता है हमारे पास। सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे अपन, डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद में एरे का नेम, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या मेंशन करेंगे, कैपेसिटी मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा डेटा टाइप में इंट, एरे का नाम आप रख रहे हो ARR और कैपेसिटी आपने मेंशन की है 6। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंट टाइप की 6 वैल्यू का कलेक्शन करने वाले हो किसी एक नाम में, और वो नाम क्या है आपका, ARR। इतना करने के बाद आपको मेमोरी मिलेगी, ठीक है, टोटल कितनी मेमोरी मिलेगी, ठीक है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, साइज ऑफ डेटा टाइप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर कोई भी एरे टोटल कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करा है उसका पता कैसे लगाएंगे, टोटल बाइट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अपन लिखते हैं साइज ऑफ डेटा टाइप को गुणा कर देंगे अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे साइज ऑफ डेटा टाइप और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। इन्हीं को क्या बोलेंगे अपन, कैपेसिटी। अगर हमारे इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में टोटल बाइट्स कितने होंगे, सबसे पहले बताओ साइज ऑफ डेटा टाइप। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, इंट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है 6।
तो इंट कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट इंटू 6, तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा, 24 बाइट्स का टोटल मेमोरी कंजम्पशन होगा। अब एरे के केस में हमने पढ़ रखा है कि जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो ये 24 बाइट का जो ब्लॉक है वो आपको एक साथ लगातार में मिलेगा। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है इसका। ठीक है, टोटल जो ब्लॉक बनेगा वो कितने बाइट का ब्लॉक बनेगा, 24 बाइट का ब्लॉक। और ये 24 बाइट का ब्लॉक 6 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हर एक ब्लॉक का नाम क्या होगा, ARR। हर एक ब्लॉक का नाम क्या होगा, ARR। हर एक ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक इंटीजर नंबर का यूज करते हैं, और उसी इंटीजर नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। एरे की इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, और कहां तक जाएगी, कैपेसिटी -1 तक। इस एग्जांपल में हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, 6, तो इसकी इंडेक्स कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम 0 to 5। मान लो जो स्टार्टिंग बाइट का जो एड्रेस है वो स्टार्टिंग बाइट वाला एड्रेस है 2008, तो ये कितने बाइट का ब्लॉक है, 4 बाइट का ब्लॉक। तो आगे वाले का एड्रेस क्या हो जाएगा, 2012 2016 2020 2024 2028। हमें ये भी पता है कि जो एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर, जिसके पास क्या रखा हुआ होता है, एरे का बेस एड्रेस। इस एरे का बेस एड्रेस क्या है, 2008। पॉइंटर का स्वभाव होता है जैसे कोई एड्रेस उसके पास आता है उसी टाइम पे उस ब्लॉक को क्या कर लग जाता है, वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स। ये सारे के सारे क्या है, इंडेक्स। ये सारे के सारे क्या है, मेमोरी लोकेशन। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ इस एरे के सेकंड इंडेक्स पोजीशन की लोकेशन क्या है, तो आपका जवाब होगा 2016। यहां पर जो 2008 है वो इस एरे का क्या कहलाता है, बेस एड्रेस। क्या कहलाएगा, बेस एड्रेस। अब जो बेस एड्रेस होता है वो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस बोल दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बोल दीजिए, या 0th पोजीशन वाले एलिमेंट का एड्रेस बोल दीजिए, बात एक ही है। तो इस तरीके से क्या होता है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। फिलहाल इन ब्लॉक के अंदर क्या रखा हुआ है, ऐसी वैल्यू जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और ऐसी वैल्यू जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो हमारे लिए क्या है, गार्बेज। तो फिलहाल इनमें क्या रखा हुआ है, गार्बेज वैल्यू रखी हुई है, अनटिल एंड अनलेस हम इस एरे को स्टैटिक ना बनाएं। हाँ, अगर स्टैटिक स्टोरेज क्लास इसको हम डिफाइन करेंगे तो उसमें उस केस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली जाएगी, 0। लेकिन फिलहाल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का ये एरे है तो इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहा है, गार्बेज रखा हुआ है। तो इस तरीके से एरे का क्या होता है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। अब अगर इस एरे को इनिशियलाइज करने की बात है, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, अगर इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़े, इनिशियलाइजेशन का मतलब कोई भी एरे है उस एरे को वैल्यू प्रोवाइड करवाने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। दो तरीके हमारे पास, सबसे पहला होता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, और दूसरा केस होता है आफ्टर डिक्लेरेशन। ठीक है, या तो हम एरे को डिक्लेयर करते टाइम पे क्या दे दे, उसको वैल्यू प्रोवाइड करवा दे, या डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हम क्या रखें, सेपरेट रखें। जब हम दोनों सेपरेट रखेंगे तो उस केस में हम यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं और हम भी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को लिख के उसमें डेटा सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करवाना है तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, मान लो ये एरे है और इसकी साइज हमने दे दी 5 और डेटा हमने इसमें सप्लाई कर दिया 33, 44 एंड 55। ध्यान रखना, एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे आप इनिशियलाइज कर रहे हो, टोटल कितनी वैल्यू देने की कोशिश करोगे आप, 5। तो 5 जो वैल्यू है वो क्या एक सेट है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का। अगर आप ये कर्ली ब्रेसेस हटा दोगे तो उस केस में आपके पास एरर आ जाएगी, क्योंकि आप बंच ऑफ वैल्यू को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, और बंच ऑफ वैल्यू को एक साथ जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें कर्ली ब्रेसेस के सेट के अंदर रखना होगा। अब ये जो 11 है
वो 0th पोजीशन पे जाके सेट हो जाएगा, 22 फर्स्ट इंडेक्स पे, 33 आपका सेकंड इंडेक्स पे, 44 आपका थर्ड इंडेक्स पे और 55 आपका फोर्थ इंडेक्स पे जाके सेट हो जाएगा। ध्यान रखना, जब आप किसी एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर इनिशियलाइज करते हो तो उस केस में जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर साइज या कैपेसिटी मेंशन करो। अगर आप नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे आपने लिखा इंट ARR और आपने वैल्यू दी 2 4 6 8 10 12 14, तो इस केस में क्या होगा, एरे आपने बनाया, नाम क्या है ARR, और उसकी कैपेसिटी आपने नहीं दी तो सीधा इस तरफ जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करेगा। कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल 7 एलिमेंट है, तो इसकी जो कैपेसिटी मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 7। तो इस केस में मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा, 20 बाइट। एक इंटीजर के लिए 4 बाइट, तो 5 इंटीजर के लिए 20 बाइट, और इस केस में इसकी कैपेसिटी कितनी है, 7, तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 28 बाइट्स टोटल मेमोरी कंजम्पशन हो जाएगा। अब जब डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज किया तो ये तरीके हैं। अगर डिक्लेरेशन के बाद हमें इनिशियलाइज करना है, आफ्टर डिक्लेरेशन, तो उस केस में कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने एक एरे बनाया और यहाँ पर साइज आपने मेंशन की है 4, यहाँ पर सिर्फ क्या किया आपने, डिक्लेरेशन। इतना करने से चारों के चारों ब्लॉक में क्या बैठा है, गार्बेज। फिर आप लिख रहे हो कि ARR ऑफ 0 असाइन 5, ARR ऑफ 1 असाइन 10, ARR ऑफ 2 असाइन 15 एंड ARR ऑफ 3 असाइन 20। तो इतना करने से हुआ क्या था, एक 16 बाइट का ब्लॉक बना। ठीक है, अब मैं हर बार यहाँ पर एरे का नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ इंडेक्स लिखूंगा, आप समझ जाना। तो 0 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिलहाल चारों के चारों ब्लॉक में क्या रखा हुआ था, गार्बेज रखा हुआ था। फिर आपने बोला कि इसके 0th इंडेक्स को क्या दे दो, 5, फर्स्ट इंडेक्स को क्या दे दो, 10, सेकंड इंडेक्स को क्या दे दो, 15 और थर्ड इंडेक्स को क्या दे दो, 20। एड्रेस में मान लेते हैं कि ये 1000, 1004, 1008, 1012। ये एरे का जो नेम होता है अपने आप में पॉइंटर होता है, जिसके पास क्या रखा हुआ होता है, एरे का हमेशा बेस एड्रेस रखा हुआ होता है। आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद में इस तरीके से आपने वैल्यू दी। आप चाहो तो ये वैल्यू यूजर से भी इनपुट करवा सकते हो, और जब आप वैल्यू यूजर से इनपुट करवाओगे तो सीधी सी बात है, आप क्या करने वाले हो, स्कैनएफ जैसे फंक्शन का यूज करोगे। तो आपने लिखा होगा स्कैनएफ %d, और पहले वाली वैल्यू कहाँ जाए, इसकी मेमोरी लोकेशन पे, तो आपने लिखा होगा एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0। अगली वैल्यू के लिए आपने लिखा होगा %d एंड एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 1। फिर आपने लिखा होगा स्कैनएफ %d एंड एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 2। और आखिरी में आपने लिखा होगा स्कैनएफ %d एंड एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 3। यह सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, वो थोड़ा लिखने की राइटिंग स्टाइल से ऐसा लग रहा होगा कि एस कैपिटल है, ऐसा नहीं है। तो आपने इस तरीके से लिखा होगा। अभी देखो एरे की साइज 4 है तो ऐसा लिख दिया। अगर एरे की साइज 4 की जगह 40 होती तो क्या उस केस में मैं इस तरीके से 40 बार स्कैनएफ लिखता, बिल्कुल नहीं लिखता। ठीक है, तो जब इन चारों स्टेटमेंट को अपन क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ये तो चारों एक जैसे ही तो है, फर्क सिर्फ कहां पर है, यहाँ पर 0 1 2 3। ठीक है, तो क्या करें अपन, लूप चला लेते हैं। कहां से, 0 से लेके और कहां तक, 3 तक। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंपल इन चारों को लूप से रिप्लेस करेंगे कि लूप चलाया कहां से, 0 लेस देन 4 प्लस प्लस, और इसके रेस्पेक्ट में एक ही स्टेटमेंट चलाना है, तो कर्ली ब्रेसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लिखा %d एंड एड्रेस ऑफ ARR ऑफ i। ठीक है, आप लूप में तो अच्छे से कंफर्टेबल होंगे ही होंगे। एक बार मैं फिर भी इसको ड्राई रन करके बता देता हूँ। इनिशियली i की वैल्यू क्या दी है आपने, 0। कब तक चलना चाहिए, जब तक i में रखा हुआ कंटेंट 4 से छोटा है। तो बताओ i में क्या है, 0। 0 इज लेस देन 4, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, ब्लॉक पे जाएगा एंड लिखा जाएगा स्कैनएफ %d, और जो भी वैल्यू रीड करोगे कीबोर्ड से वो कहां पर पहुंचा दी जाए, एड्रेस ऑफ ARR ऑफ i। अब देखो रन टाइम पे ये i किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसकी वैल्यू से। तो i की वैल्यू क्या है, 0। तो कहां पर चली जाएगी, 0th इंडेक्स पे। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो किसके बराबर बन गया, इसी के बराबर। उसके बाद i की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, 1। अगेन चेक किया जाएगा कि क्या अभी भी i में रखा हुआ कंटेंट लेस देन इक्वल टू क्या है,
आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन इक्वल टू क्या है 4, यस कंडीशन क्या है ट्रू, तो इस बार जो वैल्यू जाएगी वो फर्स्ट इंडेक्स पे चली जाएगी, फिर आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू, अगेन जो वैल्यू जाएगी वो कौन से इंडेक्स पे सेकंड इंडेक्स पे, फिर आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 3, 3 सॉरी 4, 4 3 इज लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू, तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी थर्ड इंडेक्स पे, उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन 4, नो कंडीशन क्या हुई फॉल्स, 4 तो 4 से छोटा नहीं होता है तो कंडीशन फॉल्स हुई सीधा बाहर, लेकिन उससे पहले अपन 0 से लेकर थर्ड इंडेक्स तक डेटा सप्लाई कर चुके थे। तो इस तरीके से अपन लूप का यूज करके डायनेमिकली क्या कर सकते हैं एरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो 1D एरे के रिगार्डिंग हमने देख लिया कि 1D एरे किसको बोलेंगे, जहां पर लिस्ट ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम एक सबस्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट हो, वो 1D एरे। डिक्लेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाएगा, उसके बाद एरे का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसकी कैपेसिटी को मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो भी 1D एरे होता है उसको इनिशियलाइजेशन करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उस एरे को इनिशियलाइज करते हैं कब, डिक्लेरेशन के टाइम पे, जब डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करते हैं तो कैपेसिटी लिखना ऑप्शनल होता है, लिखो तो भी सही है नहीं लिखो तो भी सही है, और उसके बाद हम उस एरे को डिक्लेरेशन के बाद में भी क्या कर सकते हैं इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखो हमारे पास 1D एरे है और 1D एरे टोटल कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी, ये बात अभी अभी हमने डिस्कस कर ली कि टोटल बाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल बाइट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है साइज ऑफ डेटा टाइप, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट से, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर कैपेसिटी बोल देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी एरे में टोटल बाइट्स कैलकुलेट करने का। अभी हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताना जा रहा हूं, ठीक है, इसलिए हमें बार बार इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो टोटल बाइट्स कैसे कैलकुलेट होगी, सबसे पहले साइज ऑफ डेटा टाइप और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्या होती है एरे की कैपेसिटी होती है। ये तो अपने मैनुअली कैलकुलेट किया, अगर इसी काम को मुझे कंप्यूटर से करवाना हो तब क्या करें, कौन रेस्पॉन्सिबल है सी जैसी लैंग्वेज में ये काम करने के लिए, तो आपका जवाब होगा साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा वाला ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, जिससे अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो एरे है वो टोटल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, और जब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सॉरी टोटल बाइट्स जब हमें मिल जाएंगे तो उसके बाद हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि दिस साइज ऑफ ऑपरेटर is responsible for finding या obtaining टोटल बाइट्स। देख अगर एक एरे हमने बनाया और यहां पर इसकी कैपेसिटी मेंशन की है 7, और फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं printf %d, और यहां पर हम लिखते हैं साइज ऑफ ARR, क्या मिलेगा, हमने लिखा साइज ऑफ ऑपरेटर को हमने पास किया है, ठीक है, एरे का नेम। अब रेफरेंस के लिए यूं समझ लीजिए कि मैंने लिखा printf %d एंड साइज ऑफ इंट, फिर यहां पर लिखा होगा एक और स्टेटमेंट printf %d साइज ऑफ 23। तो जब हम साइज ऑफ इंट लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यस इंट मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है 4, तो यहां से हमें क्या मिला होगा 4। ये वाला जो printf है वो क्या प्रिंट करेगा 4, और यहां पर आपने बोला कि साइज बताओ किसकी 23, अब 23 की साइज थोड़ी बताई जाएगी, 23 का नेचर कैसा है, यस ये बिना पॉइंट वाली वैल्यू है तो ये इंटीजर में काउंट होगी, और अगेन यहां से भी रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। लेकिन जब आप साइज ऑफ ऑपरेटर में एरे का नाम पास करते हो तो उस केस में ये टोटल बाइट्स आपको देता है, क्या देगा टोटल बाइट्स, कि उस एरे को स्टोर करने के लिए या उस एरे के एलिमेंट को स्टोर करने के लिए टोटल कितनी मेमोरी अलॉट
हुई है, तो कितनी 28, क्योंकि एरे की कैपेसिटी कितनी है साइज 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 28। तो यहां से जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 28 मिलने वाला है। अगर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट ऐसे लिखूं, प्रिंटफ % d एंड साइज ऑफ ARR ऑफ 0, यहां से क्या मिलेगा, देखो ARR ऑफ 0 से वैल्यू उठ के आएगी, ठीक है। अब चूंकि एरे जो आपने बनाया है वो इंट टाइप का बनाया है, तो जो वैल्यू उठ के आएगी वो भी क्या आएगी, इंट टाइप की तो उठ के आएगी। तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, जो भी रन टाइम पे वैल्यू होगी वो वैल्यू से रिप्लेस होगा। अब चूंकि इंट टाइप की वैल्यू है, तो यहां से जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4, कितना मिलेगा 4। अब आपके पास 28 है, आपके पास 4 है, तो क्या आप नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, यस बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगर टोटल बाइट्स आपके पास है, एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए ये आपके पास है, तो आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए, साइज ऑफ ARR को डिवाइड कर दीजिए किससे, ARR, साइज ऑफ ARR ऑफ 0 से, तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपको लिखना होगा साइज ऑफ ARR डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR ऑफ 0। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब साइज ऑफ ऑपरेटर को एरे का नाम पास किया जाता है तो वो क्या बताता है, टोटल बाइट्स आपको बताता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं 2-4 लाइन का एक कोड लिख रहा हूं, और वहां से फिर आप लोग उसका आउटपुट प्रिडिक्ट करने की क्या करना, कोशिश करना। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, कैलकुलेट साइज के नाम से, कैलकुलेट साइज, और ये एक आर्गुमेंट दे रहा है इंट और यहां पर आपने printf स्टेटमेंट लिखा है printf %d एंड साइज ऑफ ARR। ध्यान रखना साइज ऑफ के बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं है, और जो सब कुछ लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। फिर आपने मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन में आपने एक एरे बनाया है जिसका नाम रखा है ARR, और इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने इनिशियलाइज करवा दिया। फिर कुछ स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, printf %d एंड साइज ऑफ ARR। फिर एक और printf लिखा %d एंड साइज ऑफ ARR ऑफ 0। फिर आपने एक और printf लिखा है printf %d साइज ऑफ ARR डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR ऑफ 0। और इतना करने के बाद में आपने कैलकुलेट साइज फंक्शन को कॉल किया है, कैलकुलेट साइज फंक्शन को कॉल किया, और ऊपर आप वचन दे के आए हो कि हम क्या पास करेंगे, आपको एरे एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे, तो आपने यहां से ARR पास कर दिया। ये कुछ ऐसा कोड आपके पास लिखा हुआ है। तो आप लोग चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके इसका आउटपुट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। देखो मेन फंक्शन में आपने एक एरे बनाया, ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करवाया है, आपने किसी भी तरह की वैल्यू यहाँ पर, कैपेसिटी यहाँ पर मेंशन नहीं की है। टोटल वैल्यू कितनी दी है आपने, 6, तो उसकी साइज कैपेसिटी कितनी मानी जाएगी, 6। तो होगा क्या, एक 24 बाइट का ब्लॉक बन जाएगा। ये 24 बाइट का ब्लॉक है जो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। इसके इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर डेटा क्या जाएगा, 11, 22, 33, 44, 55 एंड 66। कुछ एड्रेस रहा होगा, मान लेते हैं कि इसका एड्रेस है 200, 204, 208, 212, 216 एंड 220। फिर हमें ये भी पता है कि जो एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में एरे के बेस एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो एरे का नेम क्या है, ARR, और उसके पास क्या आएगा, बेस एड्रेस, और वो बेस एड्रेस क्या है यहाँ पर 200। तो ये 200 और ये इस ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक का काम हो गया। फिर प्रिंटफ में आपने %d और %d की जगह आप किसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, साइज ऑफ ARR। अभी अभी हमने देखा है कि साइज ऑफ ऑपरेटर को जब हम एरे का नाम पास करते हैं तो वो टोटल कितने बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, वो टोटल बाइट आपको निकाल के दे देता है। तो इस केस में टोटल बाइट कितने हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 6 है, हर एक इंट टाइप की है, तो टोटल कंजम्पशन कितना है, 24 बाइट। तो इस प्रिंटफ से जो प्रिंट होगा वो कितना होगा, 24। उसके बाद आपने लिखा है साइज ऑफ ARR ऑफ 0। देखो ARR ऑफ 0 पे क्या रखा हुआ है, 11। 11 किस टाइप की वैल्यू है, इंट टाइप की वैल्यू है, और इंटीजर को मेमोरी में कितने बाइट चाहिए, 4 बाइट मेमोरी चाहिए। फिर आपने लिखा है साइज ऑफ ARR डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR ऑफ 0। ARR से क्या मिला था आपको, 24, डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है टोटल कंजम्पशन पता करने के लिए, ये वाला स्टेटमेंट एक एलिमेंट कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है इसके लिए, और ये वाला स्टेटमेंट किसके लिए है कि उस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, उसके लिए हम इस वाले स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब जो इसमें जो ट्रिक है वो यहां है, आपने कैलकुलेट साइज फंक्शन को कॉल किया और कॉल करते टाइम पे ARR एज एन आर्गुमेंट पास किया। जब आपने ARR एज एन आर्गुमेंट पास किया तो ARR के अंदर रखा हुआ कंटेंट जाएगा। ARR के अंदर क्या रखा हुआ है, 200। अब 200 एड्रेस है या वैल्यू, तो आपका जवाब होगा ये तो एड्रेस है। तो क्या है, एड्रेस। अब एड्रेस को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है। तो यहां पर आपने इस तरीके से लिखा, ये जो लिखा ये आपने एक एरे बनाया है या पॉइंटर बनाया है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये एरे है, नहीं ये एरे नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर पॉइंटर है। और पॉइंटर कैसा है, पॉइंटर टू इंट। कैसा है, पॉइंटर टू इंट। पॉइंटर टू इंट का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रखा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, एक पॉइंटर टू इंट बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ARR। कंफ्यूज मत हो ना, दोनों ARR अलग अलग है। ये वाला ARR अलग है, ये वाला ARR अलग है। ये वाला जो ARR है वो एरे का नाम है, ये वाला जो ARR है वो पॉइंटर टू इंट है। तो यहाँ पर ARR बना और इस ARR में क्या चला जाएगा, 200, और ये इसको क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपने लिखा साइज ऑफ ARR। अब यहाँ पर साइज ऑफ ARR लिखा है तो ARR के अंदर क्या है, 200। ठीक है। और ये 200 किस टाइप की वैल्यू है, इंट टाइप की वैल्यू है। और इंट टाइप की वैल्यू मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी, 4। ठीक है। तो जो ये 24 वाला जो रूल है वो तभी एप्लीकेबल है जब एरे का डिक्लेरेशन और उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट किसी एक ही ब्लॉक में आ रहे हो तब। अगर ये दोनों अलग अलग ब्लॉक में हैं तो फिर हमेशा सिर्फ क्या मिलेगा आपको, जिस टाइप की जो वैल्यू रखी हुई है वही मिलेगी। और यहाँ पर ये 200 को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, इंटीजर की तरह ट्रीट कर रहा है कि एक इंटीजर को होल्ड करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, 4 बाइट, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ऐसे सवालों जब आए तो आप ये छोटी छोटी बारीकियां ध्यान में रखें कि 24 कब मिलेगा आपको जब डिक्लेरेशन और ये वाला स्टेटमेंट दोनों क्या आ रहे हो, एक ब्लॉक में। अगर ये दोनों अलग अलग ब्लॉक में है तो फिर उस केस में इनका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। जब भी हम किसी फंक्शन को एरे पास करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से एरे नोटेशन के थ्रू हम होल्ड करते हैं तो वो पॉइंटर बनता है। ठीक है, वो कभी भी एरे नहीं बनता है। तो इसका मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट की जगह अगर मैं ये भी लिखूं इंट एस्ट्रिक ARR, तो ये दोनों एक है या अलग अलग है, आपका जवाब होगा बिल्कुल दोनों एक है, दोनों में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है। ध्यान रखना, जब ये ARR बना था तो इसके अंदर कंटेंट क्या था, 200। इसका खुद का भी अपना एड्रेस था। मान लो कि इसका एड्रेस मिला होगा 2004। ठीक है, तो इस ARR का एड्रेस क्या है, 2004, और इसके अंदर कंटेंट क्या है, 200। लेकिन ये वाला जो ARR है एरे वाला, ठीक है,
यहाँ पर इसका कोई भी एड्रेस नहीं होता है। आप चाहो तो ARR लिखो या आप एड्रेस ऑफ ARR लिखो, ठीक है। फिलहाल इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ जब इसको अपन जब ये मल्टी डायमेंशनल एरे होगा और मल्टी डायमेंशनल एरे के केस में जब पॉइंटर के साथ में इसको लिखते हैं तब इन दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है कि जब ARR लिखते हैं तो इसका मतलब है पहले वाले ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना, इसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करना, और जब एड्रेस ऑफ ARR लिखते हैं तो इसका मतलब है पूरी की पूरी एरे को रिप्रेजेंट करना। और पूरी की पूरी एरे को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि जब आप अगला कदम आपका होगा तो अगला कदम जस्ट इससे आगे होगा। इस वाले केस में अगला कदम ये है, और इस वाले केस में जो आपका अगला कदम होगा वो पूरी की पूरी एरे को क्या कर दिया जाएगा, जंप कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों को जब अपन सी पढ़ेंगे वहां पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि एक अच्छा सवाल था, एक सिंपल सा सवाल था, और कई बार ये गलत हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ बताना उचित समझा, इसलिए ये वाला कोड हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के जो नोटेशन है, डेटा स्ट्रक्चर वाले नोटेशन में हम एरे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।